हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम कृषि से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे और हमने देखा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां देश की आज भी लगभग 55% आबादी इस कार्य में संलग्न है। प्राचीन समय से लेकर आज तक कृषि के स्वरूपों में, तकनीक में, प्रणालियों में बदलाव आता रहा। जहां प्रारंभिक कृषि की हमने चर्चा की थी, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, एक ऐसी कृषि जो प्रारंभिक स्तर पर, शुरुआती स्तर पर की जाती थी और जिसका एकमात्र उद्देश्य होता था जीवन निर्वाह करना। उस कृषि की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वहां भूमि तो अधिक होती थी लेकिन जनसंख्या कम होती थी। अर्थात अधिक भूमि पर कम जनसंख्या के लिए पैदावार की जाती थी, इसलिए कृषि के प्राचीन तरीकों का ही उनमें इस्तेमाल होता था। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का एक स्वरूप हमने कर्तन दहन प्रणाली के रूप में जाना कि कर्तन दहन प्रणाली अर्थात स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ की प्रणाली। यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें वृक्षों को काटते थे, उन्हें जलाते थे तथा उनकी राख पर खेती किया करते थे। 2 या 3 वर्षों तक जब ये राख अनुपजाऊ हो जाती थी तो किसान उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चला जाता था और यही तरीका, यही प्रणाली को अपनाता था। इसीलिए इस प्रणाली को कर्तन दहन प्रणाली अर्थात काटो और जलाओ प्रणाली तथा स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना गया। ये तमाम चर्चाएं हम पिछली क्लास के अंदर कर चुके थे। आज दूसरी कृषि की हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं, गहन जीविका कृषि नाम के अकॉर्डिंग यहां पर भी जीवन निर्वाह किया जाएगा, लेकिन यहां एक शब्द आ रहा है आगे, गहन। गहन का मतलब होता है सघन अर्थात पास पास। इस कृषि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां भूमि कम होती है और जनसंख्या अधिक होती है। आप बात समझना, जहां प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में जनसंख्या कम और भूमि अधिक है, वहीं गहन जीविका निर्वाह कृषि में भूमि कम और जनसंख्या अधिक। स्वाभाविक सी बात है, प्राचीन समय में जनसंख्या कम थी हमारे देश के अंतर्गत। समय के अनुसार जनसंख्या में बदलाव आता गया, जनसंख्या बढ़ती चली गई, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा से सीमित रहा है। पहले जहां कम जनसंख्या थी तो क्षेत्रफल अधिक था, लेकिन अब उसी क्षेत्रफल पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में भूमि कम होने लगी। बढ़ती हुई जनसंख्या के निवास करने के लिए आवासों का निर्माण किया गया। जब आवास बने तो कृषि योग्य भूमि की कमी आई। ऐसे में कम भूमि पर अधिक जनसंख्या के लिए कृषि कार्य करना पड़ा, तो ऐसी कृषि कहलाई गहन जीविका निर्वाह कृषि। आप देखिए कि इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, अर्थात भूमि कम और जनसंख्या अधिक। अब जब भूमि कम है और जनसंख्या अधिक है तो अधिक जनसंख्या के लिए कम भूमि पर खेती करने के लिए कृषि के नवीन तरीकों को इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें रासायनिक खाद, उन्नत बीज, उन्नत यंत्र और सिंचाई सुविधाओं का उपयोग किया जाता है।
यह कृषि यानी गहन जीविका निर्वाह कृषि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के ठीक विपरीत है। कई बार दोनों में अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो कैसे देखेंगे हम अंतर को, दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं कि जहां प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में भूमि अधिक और जनसंख्या कम होती है, तो गहन जीविका निर्वाह कृषि में भूमि कम और जनसंख्या अधिक होती है। जहां प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में कृषि के प्राचीन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं गहन जीविका निर्वाह कृषि में कृषि के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में लकड़ी के हल, दाव, खुदाई करने वाली छड़ी आदि का इस्तेमाल होता है, तो इसमें यानी गहन जीविका निर्वाह कृषि में उन्नत यंत्र, उन्नत खाद, उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जहां प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि मानसून पर निर्भर होती है, तो वहीं गहन जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से दो प्रकार की कृषि, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और गहन जीविका निर्वाह कृषि। आइए उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। और एक तीसरी कृषि की चर्चा करते हैं, और वो है वाणिज्य कृषि। नाम के अकॉर्डिंग वाणिज्य यानी व्यापारिक कृषि। इस कृषि का एकमात्र उद्देश्य होता है व्यापार करना, और व्यापार का एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना। ध्यान दीजिए, वाणिज्यिक कृषि का एकमात्र उद्देश्य है व्यापार करना, और व्यापार का एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ की प्राप्ति करना। आप कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यापार चाहे कोई सा भी हो सकता है, मतलब इससे नहीं है, लेकिन आपने जो लागत लगाई है उससे अधिक मुनाफा प्राप्त करना चाहेंगे। कोई भी ऐसा नहीं कि 100 रुपए की लागत लगाई, कोई व्यापार प्रारंभ किया और उसे 50 रुपए ही प्राप्त हुए और हमेशा से 50 रुपए ही प्राप्त हो रहे हैं और होते रहेंगे, तो क्या वो व्यापार आगे विकसित हो पाएगा? नहीं। एक व्यापार का मूलभूत उद्देश्य होता है कि लाभ की प्राप्ति। अगर लागत 100 रुपए आई है तो बेनिफिट चाहे 1 रुपए का ही हो, लेकिन बेनिफिट होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो व्यापार का एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ की प्राप्ति करना, और इस कृषि का एकमात्र उद्देश्य है व्यापार करना। इसीलिए इस कृषि में उन्नत यंत्र, उन्नत खाद और उन्नत बीजों का इस्तेमाल करके कम समय में अधिक पैदावार करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस कृषि में उत्पादित होने वाली तमाम वस्तुओं को यानी पदार्थों को बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है, और ये समस्त पदार्थ सीधे उद्योगों में पहुंचकर किसानों को लाभ की प्राप्ति करवाते हैं। हालांकि इससे संबंधित एक मैटर और आएगा, हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन चाय, कॉफी, गन्ना ऐसी फसलों में शामिल की जाती हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है व्यापार करना। हालांकि चावल को भी इसमें शामिल किया जाता है। हमारे दक्षिणवर्ती राज्य कुछ ऐसे हैं जो चावल की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, और वर्ष के तीनों मौसम में, सर्दी, गर्मी और बरसात में, वहां एकमात्र फसल बोई जाती है चावल, चावल और चावल। दक्षिण भारत का ये पूरा क्षेत्र एक बेल्ट बनती है, कर्नाटक, केरल से लेकर और तमिलनाडु होते हुए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक। यहां की प्रमुख फसल चावल है, जो ना सिर्फ खाद्यान्न फसलों में शामिल होती है अपितु व्यापारिक फसलों में भी शामिल की जाती है। यहां चावल की 3 किस्में
ओस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। सर्दी, गर्मी और बरसात के हिसाब से 3 अलग अलग मौसम में चावल की जाने वाली फसलें ओस, अमन और बोरो, तो ये एक व्यापारिक कृषि के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो देखिए जरा समझें इसको सामने लिखे हुए के हिसाब से कि इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज यानी उन्नत बीज, हाइब्रिड बीज जो कम समय में ज्यादा पैदावार देते हैं, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग यानी रासायनिक खाद, केमिकल का इसमें प्रयोग किया जाता है, से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। बात आ गई, उच्च पैदावार यानी अत्यधिक फसलों का उत्पादन करना, क्योंकि मैंने बताया था कि इस कृषि का एकमात्र उद्देश्य व्यापार करना होता है और व्यापार का उद्देश्य लाभ की प्राप्ति के लिए किसान चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो। कृषि के वाणिज्यकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है यानी व्यापारिक फसल है, जबकि उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। मैंने बताया था अभी चावल की जानकारी आपको दी थी कि दक्षिण भारत का पूरा क्षेत्र चावल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। चावल एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न फसलों में और व्यापारिक फसलों में शामिल की जाती है। जहां दक्षिण भारत में यह खाद्यान्न फसल के रूप में आती है तो उत्तर भारत में यह व्यापारिक फसलों के रूप में आती है। उत्तर भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है। आप देख लीजिए, हम और आप चावल से ज्यादा गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में गेहूं से ज्यादा चावल का इस्तेमाल किया जाता है। तो हरियाणा जैसे राज्यों में, पंजाब जैसे राज्यों में जहां चावल की पैदावार होती है, हालांकि कम स्तर पर होती है, दक्षिण भारत के मुकाबले यहां पर पैदावार कम होती है। लेकिन हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में यहां पर चावल का व्यापार किया जाता है, मतलब चावल को बेचा जाता है। किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करता, जबकि दक्षिण भारत में मुख्यतः यह खाद्यान्न फसल के रूप में जानी जाती है। वाणिज्य फसल के पश्चात एक और फसल आती है और वो है रोपण कृषि। वाणिज्य कृषि के बाद दूसरी कृषि रोपण कृषि। यह कृषि भी वाणिज्य कृषि का एक स्वरूप है, लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या है? एक छोटा सा अंतर है। अंतर यह है कि वाणिज्य कृषि में तो बीज को बोया जाता है, जबकि रोपण कृषि के अंतर्गत पौधे को रोपा जाता है। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको बोने के पश्चात, एक बार बीज बोने के बाद जब छोटे छोटे अंकुर आते हैं, छोटी छोटी पौध निकल आती हैं, तो उन पौध को अपने स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाया जाता है। पौधे को रोपने के कारण ही इस कृषि को रोपण कृषि कहा जाता है। चाय है, इसमें प्रमुखता आती है। चावल है, इसमें प्रमुख रूप से शामिल होता है। और चाय और चावल तो दूर की बात, आप अपने ही क्षेत्र को देख लीजिए, मिर्च की जो पौध तैयार की जाती है वो भी इसी तरह से तैयार की जाती है। एक बार बीज बोने के बाद छोटे छोटे पौध निकलते हैं और उन पौध को उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाया जाता है। चावल की फसलों में यह मुख्य देखने को मिलता है। चावल की फसल के लिए एक सबसे बड़ी जलवायु दशा है कि उसका पौधा लगभग 75 दिनों तक जल में डूबा रहना चाहिए। चावल की कृषि के लिए सबसे बड़ी विशेषता है कि चावल के पौधे की जड़ 75 दिन तक पानी में डूबी रहनी चाहिए। इसलिए किसान एक बार बीज बोने के बाद छोटी छोटी पौध निकल आती है तो उन्हें वहां से उखाड़कर दलदली क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों में जहां पानी की मात्रा अधिक है वहां पर इनको रोपता है। तो इस कृषि के अंतर्गत पौधे को रोपा जाता है, इसीलिए इसे रोपण कृषि कहा जाता है। देख सकते हैं आप सामने लिखे हुए के हिसाब से
रोपण कृषि। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य कृषि है। इस प्रकार की कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। एक बात और ध्यान रखें इस टॉपिक के लाइन के हिसाब से, इस कृषि को बागानी कृषि भी कहा जाता है। बागानी, ये लाइन आई है इसीलिए मैं शब्द को बता रहा हूं। बागानी कृषि यानी बागानों में की जाने वाली कृषि, बागानों में की जाने वाली कृषि बागानी कृषि कहलाती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बागान से क्या आशय होता है, तो आप ध्यान दीजिए। बागान एक ऐसा विशाल क्षेत्र जहां एक समय में एक ही फसल की पैदावार की जाती है, बागानी कृषि कहलाती है। बागान एक ऐसा विशाल क्षेत्र जहां एक समय में एक ही फसल की पैदावार की जाती है, उसे बागान कहा जाता है। दूर दूर तक जहां तक नजरें जाएंगी एकल फसल ही प्राप्त होगी। चाय के बागान, जहां तक आप नजरें दौड़ाइए आपको चाय ही चाय नजर आएगी। कॉफी के बागान, रबड़ के बागान, ये ऐसी फसलें हैं जो बागानों में यानी विशाल लंबे चौड़े क्षेत्रों में एकल फसल बोई जाती है। तो यहां यही बात आ रही है कि इस प्रकार की कृषि लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। अंतरापृष्ठ मतलब एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। यहां से उत्पादित होने वाला अधिकांश माल, यूं कहेंगे लगभग समस्त माल, उद्योगों में पहुंचा दिया जाता है। तो उद्योग और कृषि के मध्य एक अंतरापृष्ठ, एक कड़ी का कार्य करती है। जैसे गन्ने का उदाहरण ले लीजिए, बहुत कॉमन उदाहरण लेते हैं। हम और आप गन्ने का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से कितना करते हैं यह आप बेहतर तरीके से जानते हैं। हम गन्ने के रस का इस्तेमाल करते हैं। एक व्यक्ति एक बार में कितना गन्ने का रस पी सकता है? 1 गिलास, 2 गिलास, 4 गिलास, कोई ज्यादा ही राक्षस है तो 10 गिलास। ऐसा थोड़ी कि हर काम के अंतर्गत व्यक्ति गन्ने के रस का इस्तेमाल करेगा कि चाय बनानी है तो उसमें गन्ने का रस डाल लिया, दूध पीना है तो उसमें गन्ने का रस डाल दिया, मिठाई बनानी है तो गन्ने का रस डाल दिया, भगवान को भोग लगाना है तो गन्ने के रस से छींटे लगा दिया। ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। तो क्या किया जाता है? उस गन्ने के रस से बनाई जाती है शक्कर और हम इस्तेमाल करते हैं फिर शक्कर का। तो गन्ना उत्पादित होने के बाद सीधे भेज दिया जाता है कहां पर? उद्योगों में। कौन से उद्योग में? शक्कर उद्योग में। एक शक्कर उद्योग इसलिए है क्योंकि गन्ना है, अगर गन्ना नहीं तो शक्कर उद्योग भी नहीं। तो उद्योग और कृषि के मध्य अंतरापृष्ठ यानी एक जो कड़ी का कार्य किया है वो किसने किया है? इस रोपण कृषि ने। अर्थात यहां से उत्पादित होने वाली फसलों का अधिकांश भाग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भेज दिया जाता है। आइए, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो मैंने अभी बात की थी। बागानों में की जाती है, लंबे चौड़े विशाल क्षेत्रों में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। स्वाभाविक है, क्षेत्र बड़ा है तो उत्पादन भी अधिक होगा। उत्पादन अधिक करना है तो पूंजी का निवेश भी अधिक करना होगा। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसमें छोटे से छोटे कार्य को और बड़े से बड़े कार्य को करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें श्रमिक भी अधिक लगते हैं तो पूंजी भी अधिक लगती है। जैसे चाय की कोमल पत्तियों को तोड़ने का कार्य मशीनें नहीं कर सकती। इस कार्य को श्रमिकों के द्वारा ही किया जाता है। आपने देखा होगा फिल्मों में, टीवी में, कई बार मोबाइल वगैरह पर कि महिलाएं पीछे एक टोकरी लगा लेती हैं और चाय की कोमल पत्तियों को तोड़कर अपनी टोकरी में संग्रहित करती हैं। पश्चिम बंगाल, मेघालय क्षेत्रों के अंतर्गत यह विशेष रूप से असम वगैरह में देखने को मिलता है।
इससे प्राप्त समस्त उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। जो मैंने बात बताई थी अंतरा पृष्ठ की, कि यहां उत्पादित होने वाला समस्त माल या अधिकांश भाग उद्योगों में भेज दिया जाता है और उद्योगों में एक कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके बाद इस कच्चे माल से एक नवीन माल या तैयार माल निर्मित किया जाता है। जैसे शक्कर उद्योग का कच्चा माल गन्ना है, गन्ना उत्पादित हुआ, भेज दिया गया उद्योगों में और गन्ने से बना डाली शक्कर। भारत में चाय, कॉफी, रबर, केला आदि महत्वपूर्ण रोपण फसलों में शामिल की जाती हैं। तो इस तरह से कृषि के ये 4 प्रकार हमने देखे। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि और रोपण कृषि। कल की क्लास में हम देखेंगे कि भारत में ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है और भारत में उत्पादित होने वाली कुछ फसलों का तापमान, वर्षा आदि से संबंधित कुछ आंकड़ों की जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।